हेलो 30 मिनट्स जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरू करेंगे भोजन भोजन और उसके बारे में जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, थ्योरी है, वो सब हम आज आपको बता देंगे। बस इसके बाद आपको कहीं भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना पर्याप्त है। इससे ज़्यादा कहीं आपको मिलेगा भी तो मतलब उस कुछ किसी काम का नहीं रहेगा, इतना बहुत है। तो भोजन क्या है? भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन हेतु ग्रहण किया जाता है। मतलब कोई भी जीव है, उसको अपनी दैनिक क्रियाएं करनी है, आपको खाना खाना ही पड़ेगा, तभी तो आपके शरीर में ताकत होगी, ऊर्जा होगी, और उसी ऊर्जा का उपयोग तो आप करते हैं विभिन्न कार्यों को करने के लिए, यानी कि चलना, उठना, बैठना, भागना, दौड़ना आदि क्रियाओं के लिए। ठीक है। प्रत्येक क्षेत्र व राज्य में भी अपने प्रधान भोज्य होते हैं। जैसी जहाँ की जलवायु होगी उसके अनुरूप वहाँ के भोजन होंगे। जैसे आप अगर बिहार में चले जाएंगे तो आपको क्या है, ज़्यादातर आपको मिलेंगे बिहार या बंगाल में आपको चावल खाते हुए। बंगाल में आपको, क्योंकि पानी भी ज़्यादा है, तो आपको मछली चावल खाते हुए मिल जाएंगे, है ना। ऐसी तरह साउथ में जाएंगे, वहाँ पे भी आपको चावल मिल जाएगा। नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो आपको गेहूं खाते हुए मिलेंगे ज़्यादातर लोग, है ना, इस तरह से। और राजस्थान, महाराष्ट्र में बाजरा भी एक प्रमुख भोजन है, मतलब बाजरा से बने हुए पदार्थ। तो अलग अलग जलवायु परिस्थितियों के हिसाब से भोजन होते हैं। भोजन को मुख्यतः हम दो स्रोतों से ही प्राप्त करते हैं। देखिए, सूर्य के प्रकाश से तो हम भोजन बना नहीं सकते मनुष्य, तो वो क्या करेंगे, जो भोजन बना सकते हैं उनसे प्राप्त हो। जैसे पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन, ठीक है, जो पौधों से हम डायरेक्ट सब्जी के रूप में ग्रहण करते हैं, या बीजों के रूप में जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी तरह पशुओं यानी कि जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन, यह भी दो प्रकार का होता है। ठीक है। इसमें एक होता है सीधे सीधे पशुओं से प्राप्त होने वाले भोजन में दो प्रकार के भोजन होते हैं। एक, जैसे मान लीजिए हम सीधे ही पशुओं को ग्रहण कर लें, माने किसी पशु का मीट खा लो तो आपको हो गया भोजन। एक होता है जैसे मान लीजिए मधुमक्खी है, मधुमक्खी ने छत्ता बनाया और छत्ता बनाकर उसमें शहद दिया, तो वो भी तो एक भोजन का ही पार्ट है, तो वो हम ग्रहण कर सकते हैं। उसमें मधुमक्खी को कोई हानि नहीं है, जान को खतरा नहीं, लेकिन हमें मिल जाता है। पौधों से प्राप्त भोजन भी दो प्रकार का, एक सीधे फल के रूप में प्राप्त होता है, दूसरा उसके विभिन्न भाग यानी कि जड़, तना, कंद, मूल, फल आदि प्राप्त करते हैं भोजन के रूप में। अब बात करते हैं पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाले भोजन। ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट। आम, केला, संतरा ये सब क्या है, फल हैं। गेहूं, चावल, मक्का ये सब क्या है, बीज हैं। गाजर, चुकंदर, मूली ये क्या है, जड़ हैं। सरसों, पालक, मेथी ये क्या है, पत्तियां हैं। गन्ना तना है, प्याज भी तना है और आलू भी तना है, ये इंपॉर्टेंट है। प्याज, आलू दोनों तने हैं, गन्ना तो पता ही है तना है। बीज में जैसे चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, सोयादाना, राजमा, दालें, सब कुछ बीज ही तो हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं बीजों के विभिन्न रूपों में भोज्य सामग्री में प्रयोग। जैसे चावल अनाज है, गेहूं है, मक्का, बाजरा ये सब अनाज है। फलियां, सोयाबीन, काले चने, मटर, सेम ये फलियां हैं। सूखे मेवे, काजू, मूंगफली, अखरोट, बादाम हैं। मसाले, सरसों, जीरा, सौंफ, मेथी। अब जड़ कौन कौन सी, मूली, चुकंदर, गाजर, सलजम। तना, गन्ना, आलू, प्याज। पत्तियां, पालक, मेथी, सरसों, धनिया, चाय की पत्तियां ये भी पत्ती है। फल, आम, अमरूद, केला, सेव, पपीता, संतरा, अंगूर, लीची। सूखे फलों में बादाम, काजू। ठीक है। सब्जियां, सब्जियों में गाजर, मूली, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, खीरा, लौकी, सीताफल, टमाटर, बैगन, भिंडी आदि। तो टमाटर, बैगन है, ये एक तरह से है तो फल ही ना, सब्जियों की श्रेणी में आते हैं लेकिन है तो फल ही। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाली सब्जियां। फल, खीरा, लौकी, टमाटर ये फल ही है, अभी बताया था आपने। फूल, पत्ता गोभी, फूल गोभी फूल है। तना, अरबी जिसको अपन लोग बोलते हैं कभी कभी घुइयां। प्याज, आलू। पत्तियां, सरसों, पालक, मेथी। जड़, गाजर, चुकंदर, मूली, शकरकंद।
इसमें बार बार यही पूछता है कि प्याज क्या है, तो प्याज तना है। आलू क्या है, आलू तना है। अरबी क्या है, ये भी तना है। शकरकंद क्या है, शकरकंद जड़ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं पशुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ यानी कि खाद्य पदार्थों के बारे में। तो मांस, मछली, मुर्गी, दूध, अंडे, दूध से बने पदार्थ, घी, पनीर, दही। ठीक है। गाय, भैंस, बकरी प्रमुख दूध देने वाले पशु हैं। दूध हमारे जीवन का अनिवार्य घटक है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, नहीं माना जाता था, अब नहीं मानते हैं। क्यों माना जाता था? क्योंकि शरीर के लगभग सभी पोषक तत्व, शब्दों पर गौर करना, लगभग सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। मांस तथा अंडे देने वाले जंतु, बकरी, भेड़, सूअर, मछली, मुर्गी आदि जानवर मांस प्रदायी पशु हैं। इनसे हमें मांस की भी प्राप्ति होती है। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? मटन। मटर नहीं, मटन। मछली का मांस भी बहुत अधिक मात्रा में खाया जाता है। समुद्र के निकट क्षेत्रों में लोग झींगा, केकड़े आदि के मांस को भी खाते हैं। मुर्गी और बतख अंडों के प्रमुख स्रोत हैं। अंडों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। अब ये क्वेश्चन बनता है, अंडों के पीले रंग में तो वसा तथा लिपिड की मात्रा अधिक होती है। सफ़ेद भाग में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है कि अंडों के सफ़ेद भाग में क्या होता है। ऑप्शन में आपको दे देगा फैट और प्रोटीन। तो सफ़ेद भाग में प्रोटीन होता है और पीले भाग में फैट होता है। अंडों का प्रयोग हम प्रोटीन की प्राप्ति के लिए करते हैं। मछली से हमें मछली का तेल भी मिलता है जो बहुत ही पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। दवाएं भी बनती हैं। शहद की बात करें तो मधुमक्खियां छत्तों में भंडारित करती हैं, ठीक है, और उनका उपयोग हम कर लेते हैं शहद के रूप में। औषधि गुण होते हैं। खांसी सर्दी के उपचार में भी शहद का उपयोग किया जाता है। शहद में जल होता है, शर्करा होता है, खनिज और एंजाइम होते हैं। रोगाणुनाशक तथा सरलता से पचने वाला होता है, जिसमें उच्च कोटि की पोषक गुणवत्ता पाई जाती है। अब बात करें पौधों के भोजन के घटक के रूप में, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। क्यों? ये सूर्य के प्रकाश में स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। भोजन बनाने का कार्य पत्तियों द्वारा किया जाता है। पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं और पत्तियों द्वारा भोजन बनाने के बाद केवल स्टार्च व शुगर बनता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसके बाद बात करें जीवों के भोजन में भिन्नता। अलग अलग जलवायु, अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग जरूरतों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवों की विभिन्न प्रकार की खाद्य प्रणालियां होती हैं, जिनमें नंबर 1 पे देखते हैं शाकाहारी किसे कहते हैं? वह जंतु जो भोज्य पदार्थों के लिए पौधे या पौधों के उत्पादों पर ही निर्भर करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण आदि शाकाहारी जीव है। मांसाहारी जीव की बात करें जिसको बोलते हैं कार्निवोरस, ये कुछ जंतु भोजन के लिए अन्य जानवरों पर आश्रित रहते हैं और उनका मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ, ये मांसाहारी हो गए। सर्वाहारी वे पशु जो पौधे अथवा पौधों से प्राप्त उत्पादों और अन्य जानवरों के मांस को भी खाते हैं, ऐसे जीव को भी सर्वाहारी जीव कहा जाता है। जैसे कौवा, भालू सर्वाहारी है, भालू भी सर्वाहारी और मनुष्य भी इसमें आप जोड़ लेंगे। परजीवी की बात करें, इंपॉर्टेंट, इससे पूछा जाता है जो पशु अपना भोजन अन्य जीवों द्वारा पचाए गए, पशु नहीं, जो जीव अपना भोजन अन्य जीवों के द्वारा पचाए गए भोजन से प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसके उदाहरण देख लो, यही पूछा जाता है। गोलकृमि, फीताकृमि, जू, मलेरिया, पैरासाइट आदि परजीवी हैं। परजीवी अन्य प्राणियों के शरीर पर या तो भीतर रहते हैं या शरीर पर रहते हैं और उन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं। मृतजीवी क्या हैं? वे हैं जो जीव अपना भोजन मृत तथा अपघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टीरिया मृत जीवी हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं भोजन सामग्री के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ये हमने बता दिया, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, मृतजीवी, ठीक है, उदाहरण भी हमने बता दिए। भोजन का कार्य क्या है? सबसे पहले शरीर का तापमान नियत रखने के लिए और कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। कोशिकाओं की और ऊतकों की टूट फूट होती है तो उसके मरम्मत और नई ऊतकों बनाने में भी भोजन सहायता करता है। विकास तथा प्रजनन के लिए भी आवश्यक नए पदार्थ बनाता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है।
भोजन का वर्गीकरण दो प्रकार से शरीर पर उनकी क्रिया के आधार पर और उनके पोषक तत्वों के आधार पर किया जाता है। जैसे शारीरिक रचना में कौन मदद करता है, तो प्रोटीन मदद करता है, और वो कहाँ से प्राप्त होता है, दूध, दूध से बने पदार्थ और दालों से, और इधर पे अंडे, मांस, मछली से भी प्राप्त होता है। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट कॉमा वसा से, जो चावल, चीनी, तेल, घी, मक्खन यानी फैटी चीजों में, आलू आदि में, शकरकंद, गिरी आदि से प्राप्त होती है। शरीर की रक्षा के लिए खनिज और विटामिन आवश्यक होते हैं, जो हरी सब्जियों व फलों में, हरी पत्तेदार सब्जियों व फलों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण कर देते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन होगा, दूसरा प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, 5। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनाज उत्पाद अब किस तरह से, तो अनाज में गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, रागी होती है। इसमें प्रमुख तत्व अनाज में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लौह तथा रुक्षांश हैं। हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में होते हैं। मुख्य व भोजन का मुख्य व सस्ता स्रोत है। प्रोटीन की गुणवत्ता हालांकि इनमें कम होती है, इसलिए दाल, मांस, दही व अंडे के साथ खाया जाए तो भोजन की गुणवत्ता सुधर सकती है। अंकुरित अनाज विटामिन सी की मात्रा बढ़ाने में सहायक है। शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दालें हैं, और दालों में भी अगर बीन्स की बात करें तो सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। अगर आगे बात करें फल व सब्जियां की, तो फल व सब्जियां विटामिनों के प्रमुख स्रोत हैं। सूखे फल विटामिन, लौह व कैल्शियम से भरपूर होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे फलों में विटामिन, लौह तत्व व कैल्शियम होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम, फोलिक एसिड और विटामिन होते हैं। जड़ वाली सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। अब बात करते हैं दूध से बने उत्पादों के बारे में, तो दूध प्रोटीन, वसा, विटामिन बी और कैल्शियम युक्त होता है। बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूध से बने पदार्थ, मक्खन, घी आदि में फैट की मात्रा अधिक होती है, जिससे ऊर्जा पर्याप्त मिलती है। इनसे कई फैटी एसिड्स भी मिलते हैं। अब आगे बात करेंगे मांस व अन्य उत्पादों के बारे में। तो मांस, मछली, अंडे आदि में प्रोटीन, विटामिन ए, बी और बी12, जिसको बोलते हैं साइनोकोलामाइन, कोबालामाइन, विटामिन बी12। अंडे में विटामिन सी के अतिरिक्त सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, केवल विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अंडे से मिला प्रोटीन हाई क्वालिटी का होता है। बढ़ते बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें पाया गया प्रोटीन दालों से प्राप्त प्रोटीन की तुलना में बहुत ही अच्छा होता है। अब आगे बात करते हैं भोजन के प्रकार के। तो भोजन दो प्रकार के होते हैं। एक पोषक तत्वों से युक्त भोजन, इनमें वे तत्व बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं जो ऊर्जा, विकास, कोशिकाओं का निर्माण व संवर्धन के लिए आवश्यक हों। जो शरीर के लिए आवश्यक हैं वो पोषक तत्व रहित, इनमें वह तत्व अधिक मात्रा में होते हैं जो हमारे शरीर में पचते नहीं हैं, वह व्यर्थ रूप में शरीर में बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ स्वाद के लिए खाए जाते हैं। उपयोगिता के आधार पर पोषक पदार्थ चार प्रकार के होते हैं। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। वो है कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उपापचयी नियंत्रक पदार्थ होते हैं विटामिन, खनिज लवण व जल। वृद्धि तथा निर्माण यानी कि टूट फूट, मरम्मत, ये सब प्रोटीन करता है। और आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक एसिड करते हैं। प्रोटीन युक्त पदार्थ कौन से, मूंगफली, मटर, मांस, मछली। वसा युक्त पदार्थ घी, तेल, मक्खन, नारियल, दही, मूंगफली, दूध। कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं आम, गेहूं, अंगूर, केला, आलू, चावल आदि। अब कार्बोहाइड्रेट कहते किसको हैं, तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं। ये नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होता है। हमारे शरीर की मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 17 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं आलू, अनाज, अनाज माने चावल, गेहूं, मक्का आदि जितने भी हैं,
और फल में केला और आम, शर्करा यानी कि शहद, गन्ना, चुकंदर जो भी मीठी चीजें, रोटी, दूध आदि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। सेल्यूलोज क्या होता है? ये सिर्फ पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कपास, कागज शुद्ध सेल्यूलोज से बने होते हैं। पशुओं में सेल्यूलोज का पाचन होता है, लेकिन मनुष्य इसका पाचन नहीं कर पाते। मनुष्यों में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। शर्करा यानी शुगर की बात करें तो मीठा श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, जल में घुलनशील होता है, मुख्यतः फलों में पाया जाता है। ग्लूकोज शर्करा की अतिरिक्त मात्रा यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में और शरीर के अन्य भाग में वसा के रूप में संग्रहित हो जाती है, और यकृत की ग्लाइकोजन रुधिर में शर्करा की स्तर नियंत्रित करती है। जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। स्टार्च की बात करें तो रासायनिक रूप से यह एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण है, जिसमें इसका अनुपात मानी कि एमाइलेज 1 अनुपात एमाइलोपेक्टिन अनुपात 4 में होता है। अब इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में ये पूछ देते हैं उल्टा, माने ग्लूकोज है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये हैं मोनोसेक्राइड, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जी ये है जी मोनोसेक्राइड। डाइसेक्राइड माने दो तरह के सेक्राइड से मिलकर बना होता है। जैसे सुक्रोज किससे किससे मिलकर बनाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलाकर बनता है सुक्रोज। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो बार ग्लूकोज है ना, बहुत सारा माल जमा हो गया तो उसको बोल दिया माल्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, देखो सब में तीनों में ग्लूकोज कॉमन है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो यहाँ से लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो सुक्रोज हो गया, ठीक है। पॉलीसैकेराइड किसको कहते हैं? स्टार्च व सेलुलोज, इंपॉर्टेंट है, पॉलीसैकेराइड के उदाहरण हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन द्वारा शरीर को, ऑक्सीकरण के द्वारा, स्वयं ऑक्सीकरण होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसके द्वारा शरीर को ऊर्जा प्रदान किया जाता है। विटामिन सी का निर्माण करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स का निर्माण करते हैं, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से पाचन संबंधी रोग भी हो जाते हैं। प्रोटीन कैसे होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ये पूछा गया है। तो 20 प्रकार के, और किससे? अमीनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बहुलक होते हैं, और प्रोटीन शब्द सर्वप्रथम जे बर्जीलियस ने 1930 में प्रतिपादित किया था। और मानव शरीर का, ये सब इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, इसके अतिरिक्त कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। मुख्य क्या है? नाइट्रोजन। शरीर की मरम्मत एवं ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रोटीन उत्तरदायी होते हैं। प्रोटीन के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक होता है सरल प्रोटीन, जिसके उदाहरण है एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्युलिन्स, हिस्टोन प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन होते हैं क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, और व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं पेप्टोन, प्रोटीओजेज। ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप एक बार बता दिया, कोई दिक्कत है नहीं। वसा की बात करें, वसा की बात करें तो वसा वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल से मिलकर बना है, जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के घटकों के द्वारा बनाया गया। अत्यधिक ऊर्जा होती है और आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत हैं। जल में वसा क्या होती है? अविलेय, और एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलेय होती है। तो वसा जल में अविलेय। जंतु वसाएं अर्धठोस होती हैं, जबकि वनस्पति वसाएं तरल रूप में होती हैं और तेल कहलाती हैं, अब बात करेंगे आगे वसा के स्रोत में। वसा के स्रोत कहाँ से? तो घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडा, मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पति तेल वसा के प्रमुख स्रोत हैं। वसा की कमी से त्वचा रूखी सूखी हो जाती है। वसा की कमी के कारण वसा में घुलनशील विटामिनों की भी कमी हो जाती है। वसा की अत्यधिक मात्रा के सेवन से मोटापा, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि और हृदय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है,
और 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इंपॉर्टेंट। अब आगे बात करें विटामिन की, तो विटामिन एक प्रकार का यौगिक है जो शरीर में उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं में अत्यंत आवश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि विटामिन की खोज किसने की, तो वो है फंक ने, और सन पूछ ले तो 1911। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो BC हैं। बचे हुए विटामिन वसा में या कार्बनिक विलायकों में विलय हैं जो हैं ADE के। BC याद रखो, जल में घुलनशील, जैसे विटामिन C नींबू में पाया जाता है, इसी तरह याद रख लो B और C जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन D और K का संश्लेषण शरीर में होता है, जबकि अन्य विटामिन की पूर्ति भोजन के द्वारा की जाती है। डी के यानी कि दिनेश कार्तिक याद रखो, दिनेश कार्तिक का संश्लेषण शरीर में होता है और अन्य विटामिन की पूर्ति भोजन के द्वारा होती है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें खनिज की, तो धातु, अधातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं और हमारे शरीर का लगभग 4% भाग बनाते हैं। खनिज लवण दो प्रकार के वृहद पोषक यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है। इन तत्वों को शरीर की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन व मैग्नीशियम। इसके बाद सूक्ष्म पोषक यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, इन तत्वों की शरीर को बहुत कम आवश्यकता होती है, जैसे आयोडीन, लोहा, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, आयरन 2 बार लिख दिया है। ठीक है, अब बात करें, इससे नहीं, अब पूछता है महत्वपूर्ण खनिज और उनके कार्यों के बारे में कि इसका किसका कौन से खनिज का क्या कार्य है। ये है इंपॉर्टेंट, ये टेबल है इंपॉर्टेंट। सोडियम किस में पाया जाता है? साधारण नमक में पाया जाता है, मांस, अंडे, दूध में भी पाया जाता है। और इसका कार्य इंपॉर्टेंट है, कार्य सारे इंपॉर्टेंट हैं। सोडियम पेशियों के संकुचन, तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए महत्वपूर्ण है। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, ये सोडियम और पोटेशियम दोनों करते हैं। कैल्शियम दूध, अंडे, पनीर, चना, हरी सब्जी, मछली, साबुत अनाज में पाया जाता है। विटामिन के साथ साथ हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करेगा कैल्शियम। फास्फोरस की बात करें तो पनीर, पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, जई के आटे में पाई जाती हैं और शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन हेतु आवश्यक है फास्फोरस। लोहा यानी कि लौह तत्व, अंडे का पीतक, चोकर युक्त आटे की रोटी, बाजरा, पालक, गुड़ में पाया जाता है और ये हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यक है रेड ब्लड सेल्स में। कौन? लौह तत्व। आगे देखते हैं आयोडीन, आयोडीन पाया जाता है मछली, आयोडीन नमक, पत्तेदार सब्जियों में। और थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन? इंपॉर्टेंट, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण हेतु आवश्यक है। जस्ता यकृत और मछलियों में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इंसुलिन कार्यकी के लिए आवश्यक है, यानी कि इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तांबा पाया जाता है मांस, मछली, यकृत एवं अनाज में। हीमोग्लोबिन एवं अस्थियों के निर्माण में एवं इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन संवाहक संबंध से क्या होता है? बैलेंसिंग आती है शरीर में। ठीक है, तांबा। अब आगे बात करते हैं जल की, तो शरीर का मुख्य अवयव है। 65 से 70% भाग मनुष्य के भार का जल ही होता है, ये क्वेश्चन है। और जल हमारे शरीर के ताप नियंत्रण का काम करता है वाष्पन द्वारा, मतलब जब गर्मी ज्यादा होगी पसीना निकलेगा, ताप नियंत्रण। सर्दी में पसीना नहीं निकलता है क्योंकि ताप, अगर पसीना निकलेगा तो सर्दी और लगेगी बाद में। तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम भी है और शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक क्रियाएं जलीय माध्यम में ही संपन्न होती हैं। इसके बाद बात करें संतुलित भोजन यानी कि बैलेंस डाइट की, तो वह पोषण इंपॉर्टेंट है, वह पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, क्या कहलाता है? संतुलित पोषण। असंतुलित पोषण आहार लेने से कई रोग उत्पन्न होते हैं। अब इससे क्वेश्चन आता है कि हल्का कार्य करने वाले मानव शरीर में कैलोरी संबंधी कितनी आवश्यकताएं हैं? तो हल्का कार्य करने वाले जो है मेल फीमेल, उनको 2000 कैलोरी की आवश्यकता है और मेल को 2100 कैलोरी की, सॉरी, ये 8 घंटा कार्य करने वालों के लिए 3000 कैलोरी की आवश्यकता है। ठीक है, मेल के लिए।
और फीमेल के लिए 2500 कैलोरी की आवश्यकता है और कठिन परिश्रम करने वालों के लिए 3600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है। ये 200 नहीं है, ये 2000 है। ठीक है, हल्का कार्य के लिए। तो आपको मोटा मोटा आइडिया रखना है कि कठिन परिश्रम 3600 कैलोरी, 3000 से 3600 कैलोरी, ऐसे याद रखो। 3000 से 3600 कैलोरी के बीच में चाहिए कठिन परिश्रम। 8 घंटे परिश्रम हो तो 2500 से 3000, और हल्का कार्य करना हो तो 2000 से 2100 2200, इतने कैलोरी ऊर्जा हमें चाहिए संतुलित भोजन के लिए। ठीक है, 2500 से 3000, 3000 से 3600 या 3500, जो भी आपको याद करने में सुटेबल हो, एक आइडिया लग जाएगा। 2000, 2500, 3000, बस ऐसे याद कर लें। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे दैनिक जीवन में प्रयुक्त पदार्थों के बारे में, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। भोजन का काम यहाँ पे निपट गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।